हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह अभियंता आपको अभियंता स्टडी विजन में स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब हम आगे आपको दर्पण संबंधी जो भी दर्पण के प्रकार सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं तो बताएंगे कांच का एक ऐसा प्लेट जिसके एक भाग पर कलई करने पर दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है। जिसके एक भाग पर कलई करने पर दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। कांच का एक ऐसा प्लेट जिसके एक भाग पर कलई करने पर दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है उसे दर्पण कहते हैं। क्लियर है? दर्पण के प्रकार देखा जाए तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो दर्पण दो प्रकार के होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं तो बताएंगे कांच का एक ऐसा प्लेट जो बिल्कुल समतल हो तथा जिसके एक भाग पर कलई या पालिश बोल सकते हैं, जिसके एक भाग पर कलई करने पर दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। फिर से, कांच का एक ऐसा प्लेट जो बिल्कुल क्या हो? समतल हो तथा जिसके एक भाग पर कलई करने पर दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अगला है गोलीय दर्पण। तो बताएंगे कांच का एक ऐसा अर्धगोलीय खोखला प्लेट जिसके दबे हुए भाग पर कलई करने पर दबे बोल सकते हैं, चाहे धंसे हुए भाग बोल सकते हैं। धंसे हुए भाग पर कलई, ये हो जाएगा उठे हुए भाग पर कलई। परिभाषा क्या बताएंगे तो कांच का एक ऐसा अर्धगोलीय खोखला प्लेट जिसके धंसे हुए भाग पर कलई करने पर उठा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है या उठे हुए भाग पर कलई करने पर धंसा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से, कांच का एक ऐसा अर्धगोलीय खोखला प्लेट जिसके धंसे हुए भाग पर कलई करने पर उठा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है तथा उठे हुए भाग पर कलई करने पर दबा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। ठीक है, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या बताएंगे तो कांच का एक ऐसा अर्धगोलीय खोखला प्लेट जिसके धंसे हुए भाग पर कलई करने पर उठा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कांच का एक ऐसा अर्धगोलीय खोखला प्लेट जिसके धंसे हुए भाग पर कलई करने पर उठा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण है।
अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो कांच के एक ऐसा अर्धगोलीय खोखला प्लेट जिसके उठे हुए भाग पर कलई करने पर धंसा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? चलिए, दर्पण के गुण। आइए देखा जाए समतल दर्पण के गुण क्या क्या होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में टच करता है, तो आइए इसको विस्तार से पढ़ा जाए। पहला गुण कहता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है, सीधा व आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सदैव सीधा व आभासी। पहला गुण क्या बताना है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी बनता है। दूसरा गुण बताएंगे इसका, तो समतल दर्पण के सम्मुख, समतल दर्पण के सम्मुख यदि कोई वस्तु x दूरी पर रखी जाती है, समतल दर्पण के सम्मुख यदि कोई वस्तु दर्पण से x दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे x दूरी पर बनता है। फिर से देखा जाए दूसरा गुण, तो समतल दर्पण से x दूरी पर यदि कोई वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे x दूरी पर बनता है। अब यहाँ से पूछा जाएगा, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो x और x हो जाएगा 2x। अगर पूछा जाएगा तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी? तो x। वस्तु प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी? x। अगला गुण है इसका, तो यदि कोई वस्तु दर्पण के सम्मुख, यदि कोई वस्तु दर्पण के सम्मुख भी वेग से जा रही है, ठीक है, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति दर्पण के सम्मुख भी वेग से जा रही है, चाहे जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु भी वेग से दर्पण की ओर जा रही है, तो उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। चौथा गुण देखा जाए, चौथा गुण कहता है, तो किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए। जैसे ये वस्तु है, इसका पूरा प्रतिबिंब देखना है इसमें, तो पूरा प्रतिबिंब देखना है तो इस दर्पण की लंबाई इसकी आधी होनी चाहिए। अगर ये 4 मीटर का लंबा वस्तु है, 4 मीटर लंबा वस्तु है, तो इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई 2 मीटर होनी चाहिए। समझ में आया? 1 मीटर की वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में पूरा देखने के लिए दर्पण की लंबाई x/2 होनी चाहिए। समझ में आया? तो चौथा गुण कहता है, तो किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसमें नोट देख लिया जाए एक, नोट ये देखना है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बहुविकल्प में पूछता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत। क्या बताएंगे? फोकस दूरी अनंत। फिर से देख लीजिए समतल दर्पण गुण। पहला गुण कहता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। दूसरा गुण कहता है कि यदि समतल दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को x दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे x दूरी पर बनता है। और अगर पूछा जाए इसमें, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 2x हो जाएगी। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी x होगी। ठीक है,
तीसरा गुण कहता है कि यदि कोई वस्तु या व्यक्ति दर्पण के सम्मुख भी वेग से जा रहा है तो उसका दर्पण में उसका वेग वह 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सम्मुख भी वेग से जा रहा है तो दर्पण वह 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। चौथा गुण इसका कहता है तो किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 मीटर लंबा वस्तु है, उसका प्रतिबिंब देखने के दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 2 मीटर होनी चाहिए। नोट बताए तो नोट क्या है? तो पूछा जाता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आइए अगला हेडिंग हम लोग पढ़ा जाए। अगला हेडिंग हमारा है, चलिए दोस्तों देखा जाए, अगला हेडिंग हमारा है गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहला हेडिंग है इसमें दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जैसे यहाँ पर देखा जाए ये कौन सा दर्पण है? तो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ पर पूछा जाएगा ये अगर अंदर की तरफ कलई की गई है तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो बताएंगे दर्पण का ध्रुव बताना है तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगला हेडिंग है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या देखा जाए तो यहाँ हम देख रहे हैं तो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो किसी खोखला कांच का कोई भाग होता है। खोखला कांच का भाग होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं गोलीय दर्पण है। यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये भी एक गोला का भाग है। तो बताएंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अगला हेडिंग है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो सेम परिभाषा बताएंगे। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये गोला है, इसका केंद्र यहाँ है तो इसको हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा हेडिंग है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो बताएंगे दर्पण वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र तथा दर्पण से के ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो देखा जा रही है इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। अगला हमारा परिभाषा है दर्पण का द्वार। चलिए अगला देखा जाए हम लोग फोकस दूरी। मेन पढ़ा जाए।
पहले फोकस देख लिया जाए, फिर फोकस दूरी पढ़ा जाएगा। फोकस किसे कहते हैं तो बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। ये है मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चल रही है प्रकाश किरणें, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें या मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें आती हुई प्रतीत होगी। ये उत्तल दर्पण है तो इसमें आती हुई प्रतीत होगी। तो परिभाषा बताएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या यहाँ बताएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है फोकस दूरी किसे कहते हैं तो बताएंगे दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हाय दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण संबंधी नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे जो आपको 2022 के बोर्ड पेपर में सहायता करे। जय हिंद दोस्तों।